हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जीवाणु कोशिका के बारे में और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा था। आज हम जीवाणु कोशिका का एक छोटा सा पार्ट जो बचा हुआ है वो आगे करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में या जीवाणु कोशिका में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कोशिका द्रव्य में रह जाते हैं, मतलब वो किसी से जुड़ते नहीं हैं, वो ऐसे ही रखे रहते हैं, पर कुछ ना कुछ उनका कार्य होता है ना। मुक्त अवस्था में होते हैं और कुछ ना कुछ वो कार्य करते हैं। ऐसे पदार्थों को अपन कहते हैं अंतर्विष्ट पिंड। मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूं पहले। कोशिका, जीवन की इकाई, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं आज अंतर्विष्ट पिंड। इसको अपन कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। ये कहलाता है इंक्लूजन बॉडीज। अब अंतर्विष्ट पिंड एक्चुअली होती क्या है, जैसे कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, जीवाणु कोशिका है, यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे रखे रह जाते हैं, उनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं होती और वो मुक्त अवस्था में होते हैं, और ये कुछ ही कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो मैं इसके बारे में 2-3 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूँ। ये झिल्लीहीन होते हैं। दूसरा, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। फिर मुक्त रूप में होते हैं। अब जैसे अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें, कुछ फॉस्फेट कणिकाएं होती है, मतलब फॉस्फेट के ग्रेन्यूल्स होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर देखें इसमें, तो फॉस्फेट कणिकाएं दूसरा उदाहरण ग्लाइकोजन कणिकाएं, फिर साइनोफाइसियन कणिकाएं, ये कुछ इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो अंतर्विष्ट पिंड इंक्लूजन बॉडीज ऐसी होती हैं जो कोशिका में पाई जाती है, मुक्त रूप में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य में होती है और झिल्लीहीन होती है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई झिल्ली नहीं होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। और कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखिए, जीवाणु कोशिका को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब 2 प्रकार की ये होती है। एक तो वो होती है जिसको अपन कहते हैं ग्राम ऋणात्मक जीवाणु, और दूसरे होते हैं जिसको अपन कहते हैं ग्राम धनात्मक जीवाणु। तो जीवाणु अभिरंजन के आधार पर, मतलब जीवाणु को जब अभिरंजित किया जाता है तो भी अभिरंजित जब इसको अपन करते हैं, मतलब इसको जब कलर करते हैं, स्टेन करते हैं, तो हमें 2 तरह के जीवाणु मिलते हैं। एक को अपन कहते हैं ग्राम धनात्मक और दूसरा होता है ग्राम ऋणात्मक। अब कैसे अपन इसको पता लगाते हैं, कैसे इसको अलग अलग बताते हैं, क्या होते हैं ये अब अपन समझते हैं। अब देखिए, जीवाणुओं को किस तरह से अभिरंजित किया जाता है और कैसे पता लगाते हैं, ये अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले अपन ने जीवाणु स्मीयर लिया।
सबसे पहले हम जीवाणु स्मेयर लेते हैं। ये जीवाणु स्मेयर क्या कहलाता है? देखिए, जैसे हमें ये पता है कि जीवाणु कुछ माध्यम में बहुत तेजी से वृद्धि करता है, जो मुख्य कोई पर्टिकुलर संवर्धन माध्यम होता है। जैसे अगर बात करें जीवाणु के लिए तो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट में भी अगार अगार जो होता है ये बहुत अच्छा संवर्धन माध्यम है जीवाणु के लिए। अपन ने क्या किया, एक छोटे से कंटेनर में, कंटेनर मतलब कोई भी छोटा सा बर्तन है, ठीक है। अब वो कांच की पेट्री डिश लेते हैं। अगर अपन लेबोरेटरी की बात करते हैं तो जो पेट्री डिश होती है कांच की बनी हुई, जो कटोरी जैसी होती है, उसमें अपन क्या करते हैं, अगार रखते हैं। तो अपन ने इसमें अगार रख दिया, और अगार रखने के बाद यहाँ पे जीवाणु को अपन ने 1-2 जीवाणु यहाँ पे डाल दिए। अगर हम ये प्रोसेस करने के बाद, इस प्रक्रिया को करने के बाद कुछ घंटे के लिए इसको अपन छोड़ देंगे, तो कुछ घंटों के बाद जहाँ जहाँ पे भी अगार होगा वहाँ पे जीवाणु कोशिका होगी ही होगी। मतलब इसको उपयोग करके, इस संवर्धन माध्यम को उपयोग करके बहुत तेजी से जीवाणु वृद्धि करते हैं और विभाजित हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका हमने एक छोटा सा टुकड़ा, मतलब एक हमने छोटा सा भाग इसका ले लिया, एक छोटा सा भाग हमने ले लिया इसका, और इसको हम कहते हैं जीवाणु स्मीयर। अब ये जीवाणु स्मीयर को वायु द्वारा सुखाते हैं, ठीक है। हम इसको वायु द्वारा सुखा रहे हैं, और जैसे अपन ने इसमें एयर पास की तो ये सूख जाएगा, वाटर वगैरह जो जल है वो यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे आयोडीन से इसको स्टेन करते हैं, मतलब आयोडीन इसमें डालते हैं। आयोडीन द्वारा इसका अभिरंजित करेंगे, आयोडीन द्वारा इसको अभिरंजित करेंगे तो आयोडीन का ये कुछ कलर ले लेगा, ठीक है। आयोडीन द्वारा अभिरंजित करने के बाद, अब जैसे आयोडीन का जो बैंगनी कलर होता है, जो पर्पल कलर होता है, वॉयलेट कलर होता है, वो ये कलर ले लेता है। अब इतना करने के बाद हम इसको अब वॉश करते हैं अल्कोहल से। अल्कोहल या एसीटोन डालेंगे, जब अल्कोहल या एसीटोन डालेंगे तो अब यहाँ पे 2 चीजें हमारे सामने आएंगी। एक तो वो जीवाणु होते हैं जो पर्पल कलर और वॉयलेट कलर लेते हैं, मतलब ये बैंगनी कलर ले लेंगे, और अगर ये बैंगनी कलर ले रहे हैं तो ये कहलाएंगे ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव मतलब ग्राम धनात्मक। और अगर ये जीवाणु कोई भी रंग नहीं ले रहे हैं, अगर ये रंगहीन जीवाणु हैं, तब अपन इसके साथ क्या करेंगे, क्या चेंजेस देखेंगे, ठीक है। पहले मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये है ग्राम धनात्मक, ये है ग्राम पॉजिटिव जीवाणु। और जब ये रंगहीन हो गया तो रंगहीन होने के बाद इसे हम सेफ्रनिन, जो कि एक कलर होता है, एक डाई होती है, एक अभिरंजन होता है, सेफ्रनिन से अभिरंजित करेंगे, और सेफ्रनिन से अभिरंजित करने के बाद यहां पे हमको रेड या पिंक रंग के जीवाणु मिलेंगे, या तो लाल रंग के या तो गुलाबी रंग के जीवाणु मिलेंगे। और अगर ये कलर आता है, मतलब ये जो जीवाणु है, इसको अपन कहेंगे ग्राम
ऋणात्मक जीवाणु। ग्राम नेगेटिव जीवाणु। तो ये है ग्राम स्टेनिंग यानी ग्राम। एक साइंटिस्ट थे क्रिश्चियन ग्राम, उन्होंने ये तरीका बताया था कि किस तरह से जीवाणु को पता लगाते हैं। हालांकि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं इनमें कई अलग अलग तरह की विशेषताएं होती हैं, ठीक है, और वो जीव जगत में अपन वहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन ने जीवाणु स्मीयर लिया। जीवाणु का वो भाग जो जहाँ पे अगार कार्बोहाइड्रेट में हमने उसे वृद्धि कराई थी और फिर उसमें से थोड़ा सा एक पार्ट लिया अपन ने लिया, ठीक है, छोटा सा टुकड़ा अपन ने वहाँ से लिया और इसको फिर वायु के द्वारा सुखाते हैं। सुखाने के बाद इसमें आयोडीन पास किया अपन ने। आयोडीन पास करने के बाद अल्कोहल या एसीटोन से इसको धोएंगे, वॉश करेंगे। इतना करने के बाद अब हमें दो पार्ट दिखेंगे। कुछ जीवाणु जो होते हैं वो बैंगनी रंग के दिखने लगते हैं, जबकि कुछ जीवाणु रंगहीन होते हैं। जो बैंगनी रंग के जीवाणु दिखते हैं उनको अपन कहते हैं ग्राम धनात्मक जीवाणु यानी ग्राम पॉजिटिव, और जो रंगहीन होते हैं उनमें अपन सेफ्रेनिन फिर से पास करते हैं। सेफ्रेनिन एक डाई है, एक रंग है। जब उसको अपन इसमें पास करेंगे तो ये लाल या गुलाबी रंग के जीवाणु हमको मिलते हैं। इसको अपन कहते हैं ग्राम ऋणात्मक जीवाणु या ग्राम नेगेटिव। ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु हमारे पास मिले हैं हमें, ये एक्चुअली में उसकी जो कोशिका भित्ति होती है, जीवाणुओं की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें रासायनिक बदलाव के कारण, मतलब कुछ जीवाणु होते हैं जिनकी कोशिका भित्ति में कुछ अलग रासायनिक पदार्थ पाए जाते हैं, किसी में और दूसरे प्रकार के पाए जाते हैं, तो उसके आधार पर, या जो दूसरा होता है पेप्टाइडोग्लाइकन, अपन ने नाम सुना है। पेप्टाइडोग्लाइकन जो कोशिका भित्ति में एक मुख्य पदार्थ होता है, नैग और नैम का बना हुआ, उसके कारण भी ये आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमने प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पढ़ा। अब अपन आते हैं यूकैरियोटिक कोशिका पे। यूकैरियोटिक कोशिका एक्चुअली होती क्या है? यूकैरियोटिक कोशिका मतलब जिनमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में पुराना प्रकार का केंद्रक होता है या तो नहीं होगा, और इसमें केंद्रक अच्छे से विकसित होता है। ऐसी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं। अब मैं यहाँ पे एक यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन सबसे पहले पादप कोशिका की बात करें अगर, तो पादप कोशिका में कई सारे कोशिकांग होते हैं। मैं सिर्फ पादप कोशिका के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, आप चाहें तो जंतु कोशिका भी बना सकते हैं। बाकी वहाँ पे पादप कोशिका में भित्ति होती है और जंतु कोशिका में भित्ति नहीं होती, ये छोटा सा फर्क होता है। और भी कई सारे कोशिकांग का फर्क होता है, तो वो अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बात करते जाएंगे। सबसे बाहर वाला जो भाग है इसको अपन कहते हैं कोशिका भित्ति। ये कोशिका भित्ति और सेल वॉल कहते हैं इसे अपन। अगर पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में जो सबसे बड़ा भाग होता है, जो ज्यादा एरिया कवर करता है, ये होते हैं रसधानियां। जैसे ये मान लीजिए ये एक छोटी रसधानी बनाई मैंने, और कुछ कई बड़ी रसधानियां भी होती हैं। जैसे ये एक रसधानी बनाई मैंने इस तरह से। पादप कोशिका में काफी बड़ी बड़ी रसधानियां होती हैं, तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूं पहले। ये है रसधानी, जिसको अपन वैक्यूल कहते हैं। फिर इसके बाद केंद्र में केंद्रक होता है, ये केंद्रक। अच्छा, यहाँ पे सबसे ऊपर वाली परत जो है, भित्ति जो है, इसको अपन कोशिका भित्ति कहते हैं। और जो दूसरी वाली जो सेकेंड लेयर है ये कोशिका झिल्ली कहलाती है।
कोशिका झिल्ली, जिसे अपन जीव द्रव्य झिल्ली भी कह सकते हैं, और बीचों बीच इसके अंदर होता है केंद्रक। इसके अलावा और भी कई सारे आप कोशिकांग होते हैं। यहाँ पे पहले मैं एक लिक्विड, एक तरल भाग बना रहा हूँ। ये जो लिक्विड पार्ट है इसको अपन कहते हैं कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। अब इसके साथ साथ जैसे यहां पे ये अंदर घूमता हुआ भाग मैंने बनाया, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्र कणिका, फिर यहां पे राइबोसोम। राइबोसोम दोनों में एक जैसे होते हैं, मतलब राइबोसोम जो होते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिका हो या यूकैरियोटिक कोशिका। इनका प्रकार अलग अलग हो जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में ये 80S प्रकार के होते हैं, जबकि अपन ने पिछले लेक्चर में देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें 70S प्रकार के होते हैं। पर राइबोसोम होते दोनों में और कार्य भी एक जैसा करते हैं, दोनों में वो प्रोटीन संश्लेषण का ही कार्य करते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे पादप कोशिका में कुछ छोटी संरचनाएं होती हैं जो जिनमें एक झिल्ली होती है, इसको अपन कहते हैं लाइसोसोम। ये लाइसोसोम होती है जिसको अपन आत्मघाती थैलिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कई पाचन वाले एंजाइम होते हैं। अच्छा, ये तो एक साधारण सा एक सिंपल सी संरचना हो गई। और कुछ जैसे पादप कोशिका में कुछ और भी संरचनाएं, जैसे ये हो गया लवक। लवक में वर्णक होता है और उस वर्णक के कारण प्रकाश संश्लेषण पादप कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है ना। और फिर यहाँ पे इस तरह की संरचना होती है, ये ऐसी दिखती हुई जाती हुई बाहर की तरफ। इसको अपन कहते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका। ये कहलाता है अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसे अपन इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अब यहाँ पे गोल्जी काय भी होता है, गोल्जी बॉडी भी होती है, और कई सारे और भी संरचनाएं होती हैं जो अपन एक एक करके अब बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जैसे सबसे बाहर वाली संरचना हो गई कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति के अपन उसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़ चुके हैं, जो रॉबर्ट हुक ने जिसकी खोज की थी। उसके बाद कोशिका भित्ति के बाद सेकंड वाला पार्ट आता है कोशिका झिल्ली। तो अब हम कोशिका झिल्ली वाला पार्ट स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट अपन स्टडी करते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को अपन जीव द्रव्य झिल्ली भी कह सकते हैं, एक ही बात है दोनों, चाहे कोशिका झिल्ली चाहे जीव द्रव्य झिल्ली। अच्छा, इसको समझाने के लिए कई सारे मॉडल्स बताए गए थे। ये क्या होती है, किस तरह से कार्य करती है, इसका व्यास कितना होता है, संरचना कैसी होती है, ये सारी बातें अपन एक एक करके करते हैं। पर सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो शुरुआत में मॉडल दिया गया, जो कोशिका झिल्ली को बताने के लिए मॉडल दिया गया, उस मॉडल पे अगर जाएं तो सबसे पहला मॉडल था, मतलब मॉडल तो और भी आए थे, जैसे मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, काम का नहीं है ये, जो जरूरी है वो मैं सामने लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले एक आया था ओवरटन मॉडल। ओवरटन एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने बताया था कि कोशिका झिल्ली जो होती है वो लिपिड की बनी होती है, जो कि गलत है, इसीलिए उस मॉडल को अपन उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो जरूरी जहां से स्टार्टिंग हुई थी ये था सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल, और इसी को अपन कहते हैं त्रिपर्तीय मॉडल। त्रिपर्तीय मॉडल। सैंडविच मॉडल जो है ये एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, जिनका नाम है डेनियल और इनके साथ में डेवसन। ये डेनियल और डेवसन द्वारा बताया गया, प्रतिपादित किया गया।
और 1935 में इसको बताया था, मतलब इसके बारे में 1935 में बताया गया था। अब डेनियल और डेविसन के अनुसार जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस तरह की दिखती है, देखिए इसमें यहाँ पे मतलब बाहर की तरफ इस तरह प्रोटीन की एक परत होती है और दूसरी ओर भी कोशिका झिल्ली के दूसरी ओर भी प्रोटीन की एक परत होती है, और यहाँ पे बीच में लिपिड की परत होती है। जैसे ये लिपिड की परत में यहाँ पे दो बना रहा हूँ, एक ये एक ये, इस तरह से कोशिका झिल्ली की संरचना इन्होंने बताई। ये कहा कि बाहर की तरफ प्रोटीन होता है और अंदर की तरफ लिपिड होता है। जैसे ये वाला हो गया, ये प्रोटीन हो गया, है ना, ये भी प्रोटीन हो गया, और ये जो बीच में है ये पूरा लिपिड हो गया, वसीय पदार्थ। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है वो प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है, ऐसा डेनियल डेविसन ने बताया था, पर बहुत अच्छे से ये नहीं समझा पाए थे। यहाँ पे प्रोटीन का जो व्यास होता है ये होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम। तो 20 एंगस्ट्रॉम अगर ये है तो ये भी 20 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये दोनों 20 एंगस्ट्रॉम हो गए, और अंदर वाला जो पार्ट है लिपिड का ये होता है 35 एंगस्ट्रॉम। तो अगर कुल कोशिका झिल्ली की लंबाई और इसका व्यास देखें तो 20 + 20 40 और 35 ये, यानी 75 एंगस्ट्रॉम इसका व्यास होता है। तो ये टोटल हो गया, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, टोटल इसका व्यास हो गया 75 एंगस्ट्रॉम। ये सबसे पहला जो एक मॉडल था जिसको फिर भी माना गया शुरुआत में, क्योंकि इसके पहले के जो भी मॉडल आए थे उनको रिजेक्ट कर दिया गया था, कि वो बिल्कुल भी प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ी हुई बातें सही नहीं थी उनकी। तो सैंडविच मॉडल और त्रिपर्तीय मॉडल डेनियल और डेविसन के द्वारा दिया गया और 1935 में ये बताया गया था। इसके बाद सेकंड आया, नेक्स्ट मॉडल था रॉबर्टसन का इकाई झिल्ली मॉडल। रॉबर्टसन का इकाई झिल्ली मॉडल, और ये दिया गया था 1959 में। हालांकि ये जो मॉडल था ये सैंडविच मॉडल के जैसे ही था, बस इन्होंने यहाँ पे प्रोटीन का नाम चेंज कर दिया, प्रोटीन को इन्होंने ग्लोबुलर प्रोटीन कह दिया। हालांकि उतना अपन काम का नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि रॉबर्टसन ने इकाई झिल्ली मॉडल दिया था, इकाई मतलब यूनिट, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था 1959 में। और त्रिपर्तीय मॉडल जो था वो डेनियल और डेविसन ने दिया था। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछे जाते थे, अभी फिलहाल काफ़ी सालों से ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। तो ये शुरुआती मॉडल, ठीक। नेक्स्ट मॉडल आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में पूरा डिटेल अपन को पढ़ना है, ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसको अपन कहते हैं तरल किरमिर मॉडल। तरल किरमिर मॉडल इसको बताया था सिंगर और निकोलसन ने। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नीचे पॉइंट्स। इसके बारे में सिंगर एवं निकोलसन ने बताया। उन्नीस सौ 72 में, ये ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ईयर अच्छे से याद रखना है अपन को। इसे सिंगर और निकोलसन ने बताया था। इसे क्वासी फ्लूइड मॉडल भी कहते हैं।
क्वासी फ्लूइड मॉडल मतलब अर्ध तरलीय, यानी तरल पदार्थ जो होता है अर्ध तरल, मतलब जैसे सेमी सॉलिड होता है, मतलब ना लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है, वो बीच की कैटेगरी का होता है, वैसे ये अर्ध तरलीय मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए एक्चुअली में क्या था, कोशिका झिल्ली का अध्ययन तो बहुत पहले से हो रहा था, पर अभी जैसे अपन ने देखा डेनियल डेविसन ने 1935 में 1935 में और रॉबर्टसन ने 1959 में किया, पर 1950 के आसपास जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार हुआ, खोज की मतलब बनाया गया उसको, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट किया गया, तब उसके बाद कोशिका का अध्ययन काफ़ी आसान हो गया। उसके बाद फिर कोशिका का अध्ययन काफ़ी आसान हो गया और इसके द्वारा मतलब उस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जब कोशिका का अध्ययन किया गया तो कोशिका जो होती है वो कुछ इस तरह की दिखाई पड़ती है। कोशिका जो होती है ये कुछ ऐसी दिखाई पड़ती है। यहाँ पे कोशिका में दो लिपिड की परतें होती हैं इस तरह से, ये लिपिड की परतें, मतलब एक झिल्ली में दो लिपिड की सतह, दो लिपिड की परतें, इस तरह का दिखाई पड़ता है। इसके अलावा देखिए ये दो लिपिड की परतें हैं ये वाली, और ये जो है ये इसका बाहरी सिरा, मतलब ये बाहरी सिरा हो गया और ये भीतरी भाग हो गया, है ना, ये इसकी पुच्छ हो गई अंदर वाला पार्ट और ये इसका सिरा भाग हो गया। इसके अलावा यहाँ पे बीच बीच में कुछ प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जैसे ये कुछ प्रोटीन है, ये मैं एक दो प्रोटीन भी बना दे रहा हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोटीन भी पाए जाते हैं ऐसे। इस तरह से ये प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ कुछ यहाँ पे इस तरह से संरचनाएं भी यहाँ पे दिखाई पड़ती हैं ऐसे। तो कोशिका झिल्ली कुछ इस प्रकार की दिखती है। अब यहाँ पे ये जो है, ये जो परत है ये लिपिड की है, ये वसा की परत है, ये जो दो भाग हो गए ये वसा के हो गए। अब प्रोटीन यहाँ पे दो प्रकार के हैं, देखिए एक तो ये झिल्ली में धंसा हुआ है पर ये बाहर की तरफ है, ये झिल्ली में किनारे की तरफ लगा हुआ है, और ये जो प्रोटीन है ये बिल्कुल अंदर धंसा हुआ है, पूरी झिल्ली को ये कवर कर रहा है। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोटीन है, ये है आंतरिक प्रोटीन और ये है परिधि प्रोटीन। ये जो आंतरिक प्रोटीन है, अंगभूत प्रोटीन है, इसकी जो सांद्रता होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, लगभग ये 70% होता है, और जो परिधि प्रोटीन होता है ये लगभग 30% होता है। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने वाला हूँ। चलिए तो अपन देखते हैं, मैं एक पॉइंट यहाँ पे पहले तो लिख दे रहा हूँ कि 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका का अध्ययन, और कहना चाहिए कोशिका झिल्ली का अध्ययन, 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका झिल्ली का अध्ययन आसान हो गया। ठीक है, 1950 में कोशिका झिल्ली का अध्ययन आसान हो गया था,
क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हो गई थी, उससे देखा गया था इसको। और कोशिका की संरचना कोशिका झिल्ली की संरचना देखने के बाद जो चीज़ें सामने आई वो ये हैं कि कोशिका झिल्ली में दो वसीय यानी लिपिड परतें होती हैं जो कि प्रोटीन के साथ लगी होती है। तो बाहर वाला भाग है ये ध्रुवीय होता है, ध्रुवीय सिरा है ये। वसीय परत में ध्रुवीय सिरा बाहरी ओर एवं अध्रुवीय सिरा, ये जो अध्रुवीय है मतलब अंदर वाला जो है नॉन पोलर जो है ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन से मतलब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बना होता है। तो यहां मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब इंग्लिश में अपन इसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड होता है, एक बंध होता है। तो वसी परत का ध्रुवीय सिरा बाहरी ओर और अध्रुवीय सिरा भीतरी ओर होता है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रोटीन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक प्रोटीन और दूसरा होता है बाहरी प्रोटीन। तो यहां पे मैं नाम लिख रहा हूं, इसमें एक होता है आंतरिक प्रोटीन, आंतरिक भी कह सकते हैं और अंगभूत भी कह सकते हैं। ये लगभग 70% होता है और ये अंदर धंसा हुआ रहता है। अब आंतरिक से अपन समझ रहे हैं धंसा हुआ है, इसको निकालना काफी मुश्किल है। और दूसरा होता है परिधीय प्रोटीन, जो कि बाहर की ओर होता है और इसको निकालना थोड़ा आसान होता है। अंदर वाले धंसे हुए रहते हैं, उनको निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। बाहर वाले थोड़े से लूज पैक्ड होते हैं तो उनको अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, जब 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिका झिल्ली का अध्ययन किया गया तो वहां पे देखा कि रेड ब्लड सेल यानी लाल रुधिर कोशिका, इसका मुख्य भाग मतलब ज्यादातर मात्रा में यहाँ पे प्रोटीन होता है। और ये जो यहाँ पे नंबर था, परसेंटेज था, ये था इसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है यानी वसा होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल में लाल रुधिर कोशिका में 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड की मात्रा होती है। कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन के अलावा कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है ये स्टार्च है, ये कार्बोहाइड्रेट है। तो इस कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कोशिका झिल्ली में कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है ये लगभग 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है।
ठीक है, तो 52% प्रोटीन, 40% लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की कुछ मात्रा भी इसमें देखी जाती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली में जो लिपिड होता है, ये जो लिपिड होता है, इसमें मुख्य घटक जो होता है, मतलब मुख्य पदार्थ जो लिपिड को बनाता है वो होता है फॉस्फोलिपिड। लिपिड में फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोलिपिड मतलब क्या, देखो बेटा, लिपिड ऐसा लिपिड जिसमें फॉस्फेट समूह जुड़ा हुआ है। तो लिपिड्स में, लिपिड कई प्रकार के होते हैं, उसमें एक कैटेगरी होती है, एक वर्ग होता है फॉस्फोलिपिड, वो यहाँ पे पाया जाता है। लिपिड में फॉस्फोलिपिड मुख्यतः होता है। अच्छा, इसमें देखिए, ये एक्चुअली में जो लिपिड होता है, जो वसीय पदार्थ होते हैं, वो अर्ध तरल प्रकार के होते हैं। तो अर्ध तरलता के कारण इसमें प्रोटीन जो होते हैं वो पार्श्विक गति करते हैं। मतलब इसमें प्रोटीन, जैसे अपन ये समझ लें कि रसगुल्ला है और चाशनी है, ठीक है, रसगुल्ले को चाशनी में डाला तो रसगुल्ला तैरने लगेगा। तो जो चाशनी है वो समझ लीजिए कि लिपिड है, और जो रसगुल्ला है वो प्रोटीन है। तो प्रोटीन जो होता है वो लिपिड के समुद्र में तैरता रहता है, क्योंकि लिपिड में तरलता होती है। लिपिड की अर्ध तरलता के कारण प्रोटीन पार्श्विक गति करते हैं। इसके अलावा जो झिल्ली होती है, इसमें एक और पदार्थ होता है जिसको अपन कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये झिल्ली को मजबूती देता है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये झिल्ली को मजबूती देने का काम करता है। चलिए, इसको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले कोशिका झिल्ली के बारे में, इसको सबसे पहले बहुत अच्छे से, मतलब आधुनिक मॉडल जिसको अपन कहते हैं, ये है तरल किरमिल मॉडल, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जिसको अभी मैंने यहाँ पे लिखा था, रफ कर दिया है। सिंगर और निकोलसन के द्वारा 1972 में उसको प्रतिपादित किया गया, बताया गया, समझाया गया। इसको तरल किरमिल मॉडल और क्वासी फ्लूइड मॉडल, मतलब अर्ध तरलीय मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। और उसमें देखिए 1950 में, 1950 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की जब खोज हुई, तब कहीं जाके कोशिका झिल्ली का अध्ययन बहुत अच्छे से हो सका, और कोशिका झिल्ली इस प्रकार की दिखती है। अब यहाँ पे कोशिका झिल्ली में दो वसीय परतें होती हैं। ये दो वसीय परतें हैं, ये इसका सिरा भाग है, ये इसका पुच्छ भाग है। तो जो सिरा भाग होता है ये ध्रुवीय होता है, ठीक है, और जो अध्रुवीय भाग है वो अंदर की ओर होता है, पुच्छ सिरा है, ये भीतरी ओर होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये सिरा हो गया, और ये वाला अध्रुवीय जो हो गया ये पुच्छ हो गया, पुच्छ भाग हो गया। और जो पुच्छ भाग होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तब उसको अपन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ये भीतरी ओर होता है। प्रोटीन यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक होता है आंतरिक प्रोटीन जो अंदर धसा हुआ रहता है, अंगभूत प्रोटीन, ये 70% होता है, और दूसरा परिधि प्रोटीन, ये 30% होता है। परिधि प्रोटीन जो होता है ये 30% होता है। अगर रेड ब्लड सेल की जब स्टडी की गई थी 1950 में, लाल रुधिर कोशिका का जब अध्ययन किया गया, तो उसमें देखा कि 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है। ये ध्यान रखिएगा कि कोशिका झिल्ली में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी होता है, और कार्बोहाइड्रेट एक कोशिका से दूसरी कोशिका में एक तरह से संवाहक का कार्य करता है, मतलब सूचनाओं को वो आगे बढ़ाता जाता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये सूचनाओं को आगे बढ़ाता जाता है, ये उसका कार्य देखा गया है, और ये 1 से 2% में होता है। यहाँ पे जो लिपिड होते हैं, लिपिड जो होते हैं वो मुख्यतः फॉस्फोलिपिड प्रकार का होता है। लिपिड की अर्ध तरलता के कारण प्रोटीन जो होते हैं वो पार्श्विक गति करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा हिलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये कोशिका झिल्ली को मजबूती देने का कार्य करता है, मतलब ठोसता जो होती है कोशिका झिल्ली की वो कोलेस्ट्रॉल के कारण होती है।
तो ये अभी तक अपन ने कोशिका झिल्ली वाला पार्ट स्टडी किया और यहाँ कोशिका झिल्ली वाला पार्ट खत्म होता है। ठीक है, बस आपको व्यास ध्यान रखना है। 75 एंगस्ट्रॉम मॉडल किसने कब दिया था, कौन से ईयर में दिया था, और ये जो आधुनिक मॉडल है सबसे ज़्यादा जिसके बारे में बताया जाता है, इसके बारे में आपको अच्छे से चीज़ें याद रखनी है। तो आज अपन यहीं तक करते हैं और इसके आगे अब आने वाले लेक्चर में हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।